चलिए आ जाइए, स्वागत है सभी का बहुत बहुत। आप गीता स्कूल के चैनल पर हम यहाँ पढ़ रहे हैं एक नया चैप्टर कक्षा 12 आरोप भाग 2 का, जो है 13वां चैप्टर फणीश्वरनाथ रेणु की। एक बहुत अच्छी कहानी है, पहलवान की ढोलक, जिसे पहला पार्ट आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये दूसरा पार्ट है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़िए, और जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक बेरोक टोक पहुंच सके। ठीक है, तो हम इसकी आधी कहानी पढ़ चुके थे, पहलवान की ढोलक। इसके कुछ कीवर्ड्स मैंने आपको लिखवा दिए थे कि पहले शुरुआत जो होती है कहानी की, गांव में महामारी फैलने की स्थिति से होता है। वहां पर एक रात का वर्णन किया गया, उस रात की जो भयंकर कंडीशन है उसको पहलवान की ढोलक की आवाज किस तरीके से चुनौती देती है। फिर पहलवान के जीवन के बारे में बताया गया, उसका बचपन कैसा बीतता है। माँ बाप अनाथ हो गए, माँ बाप चल बसे थे, 9 वर्ष का जब था, शादी हो चुकी थी, विधवा सास ने पाला। विधवा सास को लोग परेशान किया करते थे गांव के, तो उनसे बदला लेने के लिए वो कुश्ती करना सीखता है। उनसे बदला लेने के लिए वो कसरत करना सीखता है। चूंकि जल्दी ही शुरुआत कर दी थी कसरत की, तो शरीर उसका उसी रंगत में ढलता चला जाता है और उसकी कदकाठी अच्छी, चौड़ा सीना और कदकाठी अच्छी होती चली जाती है। और वो कुश्ती भी करने लग जाता है, जिस अखाड़े में वो सीख रहा होता है में भी, तो वो कुश्ती भी करने लग जाता है। एक दिन वो श्यामनगर के दंगल में जाता है, जहां पर पंजाब से एक पहलवान आया होता है जिसका नाम होता है चांद सिंह। वो अपने गुरु के साथ आता है, बादल सिंह का संग। लेकिन 3 दिनों में ही वो काफी सारे मतलब जो पहलवान थे उनको हरा चुका होता है। तो उसको जो पब्लिक होती है या जो वहां के राजा होते हैं, उसने टाइटल दिया है शेर का बच्चा। ठीक है, उस शेर के बच्चे को वहां पर देखकर, अपनी कुश्ती, अपने प्रिय शौक को वहां पर देखकर, चूंकि वो जवान होता है, अच्छा होता है, तो कि भाई मैं भी लड़ूंगा। उसको ये नहीं था कि मैं हारूंगा जीतूंगा, पर मैं भी लड़ूंगा। तो वो लड़ने के लिए चांद सिंह को ललकार देता है। लोग उसे पागल कहते हैं। खुद श्यामनगर के राजा श्यामानंद जी उसे समझाते हैं, 10 रुपए का नोट देकर कहते हैं कि भाई तुम जाओ, थोड़ा घूम कर आ जाओ और घर चले जाओ। लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता कि अगर आप मुझे नहीं लड़ने देंगे तो मैं यहाँ पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा, पर मैं लड़ूंगा जरूर। ठीक है, चांद सिंह और उसके बीच में कुश्ती का मुकाबला होता है, और समहाउ वो एक वहां पर एक ढोलक बज रही होती है, और ढोलक की आवाज को सुनकर, उस ढोल की आवाज को सुनकर उसे ऐसा लगता है मानो जैसे वो उसे प्रेरणा दे रही हो कि उठो बहादुर, इसे पटक दो, दांव से बाहर आओ, चारों खाने चित कर दो। और उसकी बदलती हुई आवाज के तान पर वो उससे निर्देश लेता है ढोल से, और चांद सिंह को परास्त कर देता है। पब्लिक को समझ में नहीं आता, जो पहले पब्लिक उसके बिल्कुल विपरीत थी, कि उन्हें लगता था कि चांद सिंह ही जीतेगा। अब वो श्योर हो जाती है, लेकिन वो ये निश्चित नहीं कर पाती कि वो आखिर वो किसकी जय बोले। ठीक है, तो वो माँ दुर्गा, महावीर जी की और कभी राजा की जय बोल करके, मतलब चारों तरफ खुशी का माहौल गूंज जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे फणीश्वरनाथ जी की जो हमारी क्या है कहानी। ठीक है, चले पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लू से मैं बोर हो गई हूँ। कौन सा ले? ये ले लेते हैं, चलो पिंक पिंक। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर जैसे आकाश गूंज उठता है, जो विजय लुट्टन, अब लुट्टन क्या हो गया? लुट्टन जीत गया ना भाई। जहां सब लोग उसे कह रहे थे नहीं तू चला जा, पागल है, तूने अपना फालतू ही है, मतलब कर लिया है, इसको वो चुनौती देते, तो विजय लुट्टन कूदता फांदता, ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक उसने प्रणाम किया। क्यों किया? क्योंकि वो ढोल ही थे जिनकी ताल, जिसकी आवाज को सुनकर उसे ऐसा लग रहा था मानो वो ढोलों से निर्देश दे रहे हो। ठीक है, वो अपने निर्देश अपने कुश्ती के दांव पेचों के जो भी अगला पड़ाव था वो किससे ले रहा था? वो उन ढोलों की आवाज से ले रहा था। तो सबसे पहले उसने उसको प्रणाम किया, फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। बच्चा ही है, एक तरीके से जवान हुआ ही है अभी। जवान का मतलब कि कह लो 22-23 साल का हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज, मतलब इतना खुश हो गया जिसको कोई नहीं हरा पाया, उसको मैंने हरा दिया, या तो ये कह लो, या फिर ये कह सकते हैं कि सिर्फ उसने खेलना चाहा था। उसने ये नहीं देखा था कि मैं किसे हरा रहा हूँ, वो सिर्फ खेलना चाहता था, वो सिर्फ कुश्ती करना चाहता था। कुश्ती में वो जीत गया तो खुश हो रहा था, नैसर्गिक खुशी है, स्वाभाविक खुशी है। ठीक है, राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। भाई मिट्टी में ही तो खेलते थे कुश्ती, तो उसके शरीर पे तो मिट्टी लगी हुई होगी ना, इसलिए मैनेजर साहब ने आपत्ति की, मतलब उस पर रोष जताया, उसको रोका टोका कि भाई क्या कर रहा है, अरे रे रे,
किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर प्रसन्न होते कहा। मतलब जहां राजा साहब उसे कहते थे भाई 10 रुपए ले जा और तू मेला घूम और घर चला जा, पागल हो गया, मत लड़, अब वो राजा साहब उसकी जीत से इतने खुश हो गए कि उसने खुश होकर उसे गले लगा लिया। जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की राज लकड़ी यानी तुमने हमारे क्षेत्र की राज लकड़ी, क्योंकि तुम हमारे यहाँ क्यों बाहर से आए हो, इस पहलवान को तुमने हरा दिया है। ठीक है, पंजाबी पहलवानों की जमायत फिर से वही समूह। चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी, अब चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी यानी रो तो क्या ही रहा होगा, पर उसकी आंखों में मिट्टी विट्टी घुस गई है, तो उसके साथ सांत्वना दे रहे थे एक तरीके से। ठीक है, लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, राजा साहब ने क्या किया, लुट्टन को पुरस्कार ही नहीं दिया, बल्कि क्या किया, जहां पर चांद सिंह को वो अपने दरबार में रखने की योजना बना रहे थे, अपने दरबार में ले जाने की योजना बना रहे थे, जब तक लुट्टन ने उसको लड़ने के लिए नहीं ललकारा था, तो अब वही काम उन्होंने किसके साथ किया, लुट्टन के साथ कर दिया, बल्कि अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। इतना प्रसन्न हो गया उससे। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। ठीक है, राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, पंडितों मतलब बिना पूछे कुछ भी, अगर ऐसा ही ये कि मतलब किस जाति का है हुजूर, आप ऐसे इसको राज पहलवान बना रहे हो, उसकी जाति और वो सब चीजें तो देखो हुजूर, जाति का सिंह, जात पात चलता था ना पहले, पंडित क्या है अपने आप को बड़ा रखते थे। ठीक है, राजा तो अब राजा ही है, छत्री है तो भी बड़ा है। ठीक है, लेकिन अब मैनेजर साहब जो थे वो क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड थे, चेहरे को संकुचित करते हुए सिकोड़ते हुए बोले, किस जाति का, क्यों रख रहे हो आप इसको, अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। ठीक है, व्यंग है उनके ऊपर कि मतलब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, चुटकी से ऐसे ऐसे कौन, चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार यह अन्याय है, आप इसको राज पहलवान नहीं बना सकते, आप दरबार नहीं ले जा सकते, इसकी जाति का पता नहीं, इसके किसी आगे पीछे का पता नहीं, तो आप इसे दरबार नहीं ले जा सकते। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा। उन सभी के जवाब में जो राज पंडितों ने मैनेजर साहब ने जो आपत्ति जताई थी उस पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इसने क्षत्रिय का काम किया है कि भाई इसने आज मुझे बचा लिया, इसने क्षत्रिय का काम किया है, इसने आज मेरी रक्षा की है, मेरी इज्जत की रक्षा की है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। अब राजा के यहाँ रह रहा, राज पहलवान हो गया, खाना अच्छा मिल रहा है, कसरत अच्छे से कर रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो उसकी यश चारों ओर फैल गया। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर अपमान दिखा दिया। अब अच्छी डाइट मिलने लगी, कसरत करता था, अभी जवान ही था। ठीक है, तो उसने कुछ नामी पहलवानों को क्या कर दिया, और भी हरा दिया। कुछ और वर्षों में उसने कुछ नामी पहलवानों को और हरा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लॉन्गबोर्ड लगाकर या अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का यह भ्रम दूर कर दिया था। जैसा चांद सिंह के साथ में था कि भाई चांद सिंह से लड़ नहीं पाएगा, ऐसे ही एक काला खान नाम का एक मुसलमान या पठान पहलवान होगा कोई, जो या अली कहकर या आली कहकर जब अपने सामने वाले पर टूटता था तो वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता, तो उसे वो हरा देता था। ऐसा कहा जाता था कि मतलब काला खां के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, लेकिन उसको भी लुट्टन ने हरा दिया था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से पहले तो कुछ वर्षों तक उसने कुछ नामी पहलवानों को हराया, उसके बाद उसने काले खां को हराने के बाद से क्या हो गया, वो राज दरबार का दर्शनीय जीव रहा। दर्शनीय यानी फिर वो लड़ता नहीं था, वो सिर्फ देखने की चीज रह गया। अब उसने कुश्ती उसने छोड़ दी, क्योंकि उसके सामने कोई आता ही नहीं होगा मे बी। तो चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झंकोड़ कर बाघ दहाड़ता, हाँ और सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला, मतलब वो शेर जैसा। अब चूंकि वो राजा का पहलवान है तो उसकी पदवी ऊंची होनी चाहिए। जैसे पिंजरे में, चिड़िया खाने में या फिर जंजीरों में जब जकड़ कर रखा जाता है किसी जीव को, तो वो कभी कभी दहाड़ते हैं, कभी कभी उन जंजीरों को बजाते हैं। ठीक है, तो जब वो कहता हाँ, ठीक है, तो सुनने वाले कहते हैं कि राजा का शेर बोला, मतलब दर्शनीय जीव। अब उसने लड़ना बंद कर दिया एक तरीके से। ठाकुरबाड़े के सामने पहलवान गरजता, ठाकुरबाड़ा कुछ महल कुछ हवेली है वहां पर, उसके सामने वो गरजता यानी बोलता महावीर। ठीक है, लोग समझ लेते पहलवान बोला है। मेलों में वो घुटनों तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता हुआ चलता। लंबा सा चोगा पहन लेता। अब क्योंकि इतना था नहीं, गांव का बिना पढ़ा लिखा इंसान है, फैशन वगैरह का या इस तरीके का उसको कोई शौक नहीं है, क्योंकि कदकाठी अच्छी है, खाने को मिल रहा है, बस इतना ही उसका। ठीक है,
हाँ पगड़ी बांध लेता था, लंबा चौका पहन लेता, चूंकि पहले भी वो 45 डिग्री का ऐसे करके यूं चलता था। पहले भी पढ़ा हमने 45 डिग्री की में अपने हाथों को रखकर, अब भी वो क्या मस्त आता हुआ मस्त चाल में चलता। दुकानदारों को चुहल यानी मजाक करने की सूझ थी। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बनाया जरा नाश्ता कर लो। अब उनको मजाक करने की सूझ थी तो कहते भाई नाश्ता कर लो, जरा सा ताजा ताजा रसगुल्ला बनाए। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, मतलब निश्चलता थी उसके अंदर, उसको मजाक हो कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे, नहीं वो तो स्वाभाविक था, निश्चलता थी उसके अंदर बच्चों की सी। ठीक है, अरे तनी मनी का है, अरे थोड़ा ओड़ा का है, नाश्ता का है, ले आ 1.5 सेर। ठीक है, फिर बैठ जाता, ले आ 1.5 सेर, ले आ सेर कितना होता है, ठीक है, और बैठ जाता। 2 से रसगुल्लों को उदरस्थ करके यानी पेट में भर के, पेट में डाल के, थोड़ा बहुत भी नहीं, 2 से मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस। 8-10 पान की गिलोरियां, अब एक पान से मुंह भर जाता है, ठीक है, वो 8-10 ठूस लेता है। ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए, अब इतना सारा ठूस लिया है, वो रस टपक रहा है ना, होता था पहले लोगों को, ठीक है, लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटते समय उसका अजीब हुलिया रहता, उसकी हालत, उसकी जो स्थिति थी वो और भी अजीब रहती। आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, मिलते थे ना पहले रंग बिरंगे चश्मे, एक में नीला और एक में लाल, आपने देखा होगा। आजकल 3D वाले चश्मे बच्चों के लिए उसमें आते हैं जैसे, ठीक है, पहले भी मिलते थे ऐसे चश्मे। तो वो रंग बिरंगा चश्मा, लौटते समय क्या, तो आंखों पर रंग बिरंगा चश्मा होता, हाथों में खिलौनों को, क्योंकि उसने बचपन उस तरीके का जिया नहीं, तो वो अब अपना बचपन जी रहा है। ठीक है, मुंह से पीतल की सीटी बजाता, हमारे भी आती है ना लंबी लंबी, मेलों में मिलती है, और पीतल की सीटी लेकर आते हैं, हंसता हुआ वह वापस चला जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। ठीक है, शरीर से तो बल में और शरीर में तो वो बड़ा हो गया था, ठीक है, लेकिन चूंकि उसका बचपन इन सब चीजों से वंचित रहा, जल्दी ही उसने दुख देखे, तो उसने जो बचपन था वो अब जीता था, यानी कि उसकी जो बुद्धि थी वो बच्चों जैसी ही थी, उसके अंदर कोई भी छल कपट नहीं था। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी, मतलब उसका कोई प्रतिद्वंदी, उसकी टक्कर का तो कोई मिलता ही नहीं था। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लुट्टन हार जाए। एक तो उस पर उनका प्यार आ गया होगा, उनका मतलब ये कहते हैं ना कि एक क्षण से, क्या जब उसने चांद सिंह को हराया उसी क्षण से वो उनको बहुत प्यारा हो गया, तो वो उसकी प्रतिष्ठा किसी भी तरीके से कम नहीं होने देना चाहते थे। तो अगर पहली बात तो उसकी कोई जोड़ी मिलती नहीं, यानी उससे कोई टकराने को तैयारी नहीं होता, बाई चांस कोई उससे लड़ने को तैयार हो जाता तो राजा साहब लुट्टन को आगे नहीं थे कि तुम नहीं लड़ोगे, मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं हार जाओ और तुम्हारी प्रसिद्धि जरा सी भी कम हो जाए, इसलिए मैं निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मलकर और उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता। ठीक है, इधर मिट्टी लगाई उधर मिट्टी लगाई, लंगोट पहन लेता, ठीक है, कभी इधर कूदता कभी उधर कूदता, जैसे बैल सांड वगैरह करता है। ठीक है, उस तरह से बूढ़े राजा साहब ये देख देख कर मुस्कुराते रहते, उसे गुस्सा आता कि मुझे लड़ने क्यों नहीं दे रहे, लेकिन राजा साहब उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराते रहते। ऐसे ही 15 वर्ष बीत गए। कितने साल बीत गए? 15 साल बीत गए। ठीक है, राजा के आश्रम में कितने साल बीत गए? उसे 15 साल रहा है वो राजा के आश्रम। पहलवान अजय रहा, यानी उसे कोई हरा नहीं पाया, और अगर कोई लड़ने की चुनौती भी देता तो राजा साहब लड़ने नहीं देते थे, यानी वो कभी किसी से लड़ा ही नहीं। फिर काला खां के बाद में एक तरीके से वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। दंगल में जाता था, उसके 2 पुत्र हो चुके हैं अब तक, और वो उन दोनों को भी ले जाता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी, पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग उतार गई थी, यानी कि जो सास थी जिसने उसे पाला और जो उसकी पत्नी थी उसने 2 बच्चे पैदा किए, 2 पुत्र पैदा किए, और उसके बाद वो उसकी भी मृत्यु हो गई। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। शुरू से उनको भी कुश्ती करवाई, खाने पीने की कोई कमी थी, राजा के आश्रम में रहने तो तीनों का अच्छे से पालन पोषण हो रहा था। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही सहसा अचानक ही निकल पड़ता, वाह बाप से भी बढ़ के निकलेंगे दोनों बेटे। दंगल जाता तो अपने दोनों बेटे को भी ले जाता, शुरू से ही अच्छी डाइट मिल रही है, कुश्ती वो करवा रहा है, कसरत करा रहा है, शरीर भर गया था दोनों का, देखने में अच्छे लगते थे। ठीक है, दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, यानी आने वाले समय में ये ही हमारे राज पहलवान बनेंगे, इन दोनों में से ही ऑलरेडी घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों को कसरत करवाता। ठीक है, दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। सांसारिक ज्ञान यानी कुछ ना कुछ सिखाता रहता कि देखो ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ये चीजें काम ऐसा करना है, वह काम क्या समझा रहे हैं वहां पर, कुछ एग्जांपल दे, समझे? ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना,
हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है, ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। चांद सिंह वाले मामले में मालूम है, ढोलक की आवाज सुनकर ही उसको ऐसा लग रहा था मानो वो ढोलक उसे निर्देश दे रही है। ठीक है, दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझना, ये उसको सांसारिक शिक्षा दे रहा है, कैसे कमाना है, कैसे खाना है, क्या करना है, कुछ नहीं बता रहा, वो सिर्फ ढोल के बारे में। ऐसी बहुत सी बातें मैं कहा करता। फिर मालिकों को कैसे खुश रखा जाता है, मालिक यानी राजा साहब को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा भी वह दिया करता था। क्यों? क्योंकि उनको राजा के साथ रहना था, उन्हें किस तरीके से खुश रखना है, उनकी खुशी किस में है, किस तरीके से वो प्रसन्न रहेंगे, किस तरीके का व्यवहार करना है, सब भी अपने बच्चों को वो सिखाया करता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। मतलब अब चूंकि क्या था, उसके दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे पहलवान थे, कदकाठी अच्छी थी, तो उनको ऑलरेडी कहते हैं ना कि राजा के बाद युवराज घोषित कर देते कि भाई अगला राजा यही बनेगा। तो ऐसे ही राज पहलवान लुट्टन के बाद में उसके दोनों पुत्रों को भावी पहलवान घोषित कर दिया था राज्य का। लेकिन उसकी जो ये शिक्षा दीक्षा थी वो किस किस तरह के ज्ञान देता था कि भाई ढोलक को अपना गुरु मानना, राजा को कैसे खुश रखना है, किस तरह से व्यवहार करना है, इसकी ये शिक्षा दीक्षा थी वो सब एक दिन उस पर पानी फिर गया, यानी कि सब चौपट हो गया, एक दिन वो सब बेकार हो गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत यानी विदेश से आते ही राज्य को अपने हाथों में ले लिया। संभालनी तो पड़ेगी ना सत्ता। ठीक है, राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, शिथिलता यानी ढील आ गई थी थोड़ी सी। अब बूढ़े थे, हर चीज पर उतना वो नहीं दे पाते थे जोर, तो उनके समय जो ढील आ गई थी राजकुमार के आते ही वो दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए, उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। मतलब वो जो बहुत सारे परिवर्तन हुए, उन्होंने अपनी मर्जी से परिवर्तन किए। राजकुमार ने जो चीजें, जो नियम राजा साहब के समय में चल रहे थे, उनमें से बहुत सारी चीजों को उसने चेंज कर दिया। और उसी चेंज में एक चेंज किसका भी था, पहलवान से रिलेटेड था। चपेट आघात, चपेट, उस परिवर्तनों की जो चपेट थी, परिवर्तनों की जो स्थिति चल रही थी, उसका जो कहते हैं उसके दुख में, उसकी ओट में किसके ऊपर दुख आ पड़ा, पहलवान के ऊपर। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। यानी कि राजा साहब को क्या पसंद था, दंगल पसंद थे, कुश्ती पसंद थी। बूढ़े हो चुके थे, वो किसी नए शौक को, नई चीज को ट्राई भी नहीं करना चाहते होंगे मे बी। तो अब जो नया राजकुमार आया वो विलायत से आया है, उसके अपने शौक हैं, उसके अपने तरीके हैं, उसकी अपनी सोच है, अपने विचार हैं। तो उसने कुश्ती को हटा दिया और क्या किया, अब तो ट्रैकिंग रेस और घोड़ों की दौड़ ने उसका स्थान ले लिया। नहीं, उसने लुट्टन पहलवान को कहा भाई जाओ अपने अपने रास्ते जाओ, हो गया बहुत तुम्हारा, रह लिया तुम 15 साल, अब निकलो। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरेबल, इतना खाना खाते हैं ये लोग। ठीक है, 3 लोगों का इतना खाना, इतना खर्चा होता है इन लोगों के ऊपर। नए मैनेजर हमने कहा हॉरिबल। अब जो नया मैनेजर बना था, बहुत भयानक बात है तो भाई कि इतना इन लोगों के ऊपर खर्चा हो रहा है। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, कि मतलब अब चूंकि हम कुश्ती करवाएंगे ही नहीं, हमें दंगल देखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारा वो शौक ही नहीं है, तो तुम क्या करो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया, मतलब उसको अपनी सफाई में कुछ कहने का भी मौका नहीं दिया गया। ठीक है, उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया। कौन से गांव में, जहां पर उसकी विधवा सास और पत्नी, जहां पहले जिस घर में रहा करते थे वो लोग, वो लौट आए। ठीक है, वही रहने लगा गांव के एक छोर पर। गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी थी। अब वो गांव आ गया, पहले ऐसा नहीं होता था कि तुम्हारी कोई जमीन नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। पहले ऐसा नहीं होता था। गांव के लोग कहाँ के हो, किस जगह के हो, वहां के लोग उनको अपना समझते थे। तो अब हालांकि वो वहां पर इतने साल से नहीं था, 15 साल से, लेकिन वो उसको जानते तो थे ना, उसकी ख्याति थी, उसकी प्रसिद्धि थी, तो गांव वाले भी उसको जानते होंगे। अब जब वो लौट आया तो गांव वाले ने क्या किया, गांव के एक छोर पर यानी कि एक किनारे पर उसकी झोपड़ी बांध दी। सब मिलजुल कर काम करते थे गांव में। ठीक है, वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। उसको तो क्या आता था, सिर्फ कुश्ती करना आता था, इसके अलावा तो कोई काम उसने सिखाई, तो कोई स्किल उसके अंदर थी नहीं। तो वो क्या करने लगा, गांव के लोगों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था, मतलब उनके जो खाने पीने का खर्च था वो गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। गांव वाले उन्हें खाने पीने की व्यवस्था उनकी करवाते थे, बदले में वो उनके बच्चों को कुश्ती सिखा देता था। सुबह शाम में स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पंच वगैरह सिखाया करता था। सुबह शाम वो कुश्ती सिखाने का काम गांव के लोगों को, नौजवानों को करने लगा, दोनों बच्चों को भी और गांव के लोगों को। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। अब भाई
फिर वही वाली कंडीशन है, जिनके घर में खाने के लाले हैं, जिनके पास कमाने की कंडीशंस आगे फैली पड़ेगी, भाई वो नहीं कमाएंगे, नहीं काम करेंगे तो उनके पास अनाज कैसे आएगा, वो कैसे अपना पेट भर पाएंगे। तो जिनके पास खाने की सुविधा नहीं है वो कुश्ती कैसे करेंगे, क्योंकि कुश्ती के लिए शरीर बनाने तो खाने को तो चाहिए, ठीक है। तो जो खेतीहर मजदूर के बच्चे थे, जिनको काम करना है, जिनके लिए मजबूरी है काम करना है क्योंकि उन्हें अपना पेट भरना है, तो वो क्या करते, क्या कुश्ती सीखते, उन्हें इंटरेस्ट होगा ही नहीं कि भैया ये इसमें टाइम वेस्ट करें तो इतना तो हम कमा लेंगे तो हमारे घर में पैसा आएगा। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजाकर लड़ाता सिखाता रहता। अंत में क्या किया, वो अपने दोनों बच्चों को ही सिखाता रहता। तो दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर बसर होती। आप कहते गांव वाले ने भी खर्चा देना बंद कर, जब उनके बच्चे पढ़ ही नहीं रहे तो वो क्यों तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, ठीक है। वो गिव एंड टेक वाला मामला था कि भाई आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो हम आपको पैसे देंगे, जब उनके बच्चे पढ़ ही नहीं रहे तो क्या वो आपका खाने पीने का खर्च उठाएंगे नहीं। तो दोनों बच्चे क्या करते हैं, मजदूरी करने, वो नहीं जाता था तो दोनों बच्चे मजदूरी करने जाते थे, उससे जो भी मिलता उसी में उन तीनों का गुजर बसर होता था। अकस्मात गांव पर एक वज्रपात हुआ। ये कौन सा वज्रपात है, वो जो सबसे शुरू में कहा गया है, कौन सा, महामारी वाला, ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन सा वज्रपात है, वो महामारी वाला। वो महामारी कौन सी है, हैजे की और मलेरिया की, हैजे की और मलेरिया की महामारी के यहाँ पर बताया गया है के बारे में। अब शुरू से जो कनेक्ट की गई, जो स्टोरी शुरू की गई थी गांव की भयानक स्थिति से, अब उस स्टोरी को रिकनेक्ट किया जा रहा है। कहाँ से अलग किया था उसने, लुट्टन के बचपन से, अब रिकनेक्ट कर रहे हैं लेखक। देखिए, पहले अनावृष्टि हुई, अनावृष्टि नहीं, सूखा पड़ा, पहले सूखा पड़ गया गांव में, फसल खराब हुई, फिर अन्न की कमी हो गई। अब जब सूखा पड़ेगा, लोगों के पास खाने को ही नहीं है, ठीक है, तो अन्न की कमी तो होगी, जब फसल नहीं होगी तो अन्न की कमी होगी। तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। भूनना मतलब परेशान करना शुरू कर दिया, महामारी फैल गई। गांव प्राय सूना हो चला था, घर के घर खाली पड़ गए थे, लोग पलायन कर जाते हैं ना, कई लोग ट्रीटमेंट कराने चले गए होंगे मे बी दूसरे वैद्य के यहाँ, या कई लोग मर गए, घर के घर खाली हो गए, ठीक है, कोई बचा ही नहीं घर में, पूरे के पूरा घर खत्म हो गया। फैलती थी ना, इतनी हाइजीन की वो सुविधाएं नहीं होती थी, इंजेक्शंस नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वही कच्चे घर है, वहीं पर आप सो रहे हो, वहीं पर कोई और सो रहा है, तो वो संक्रामक बीमारियां इस तरीके से पकड़ लेती थी। रोज 2-3 लाशें उठने लगी, लोगों में खलबली मची हुई थी, ठीक है। दिन में तो कलरव, दिन में तो शोर रहता था, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरों पर कुछ प्रवाह दृष्टिगोचर होती थी। दिन में तो शोर, आए मर गए, ठीक है, इसकी तरह का हाहाकार होता था, और हृदय विदारक मतलब मन को चीर देने वाला रोना होता था। बच्चे रो रहे हैं, उनकी माएं रो रही हैं, ठीक है, जो परेशान है वो रो रहा है, तो रुदन भी होता था, लोग रोते थे, लेकिन फिर भी लोगों के चेहरों पे कुछ तो चमक दिखाई देती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में, सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूदते कराते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसी और आत्मियों को ढांढस देते थे। कांपते मतलब खांसते, थके हुए थे। जैसे ही सूरज निकलता वैसे ही क्या होता, लोग अपने आस पड़ोस वालों का हालचाल पूछने जाते, उनकी मदद करते, ठीक है, दुख में थे, खुद दुख में थे, लेकिन फिर भी दूसरों को ढांढस बनाते, दूसरों को सांत्वना देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, मतलब जिसका कोई मर गया उसके लिए वो बोल रहे हैं कि भाई तुम क्या करोगी रोकर, जो गया सो चला गया, मालूम है महामारी चल रही है, अब गया जो मर गया, तुम इतना रोगी तो क्या होगा, वह तुम्हारा था ही नहीं, मतलब सोच लो कि वो तुम्हारा था ही नहीं जो चला गया, वह जो है उसको तो देखो, अब जो बचा उसको तो देखो कि भाई अगर एक बच्चा है या आगे पीछे सास ससुर हैं या कुछ भी है तो तुम उसको देखो। भैया घर में मुर्दा रखकर कब तक रहोगे। अब दूसरा कोई कहता भाई घर में मुर्दा रख के, लाश भी चूंकि महामारी से फैली है, सड़ने का जल्दी खतरा होता है, ठीक है, कीटाणु है उसके अंदर, ऑलरेडी लाश ज्यादा देर घर पे रखते नहीं है आजकल, तो फिर भी एसी वो चल गए, क्या बोलना चाहिए, कफन, ठीक है, ताबूत चल गए हैं, ठीक है, लोग 7-7 दिन तक, 3-3, 4-4 दिन तक लाशें रखी जा सकती हैं, लेकिन तब तो ऐसी कोई सुविधा नहीं होती थी। और ऑलरेडी महामारी की वजह से शरीर कमजोर है, खराब है, उसमें ऑलरेडी कीटाणु है, ठीक है, तो कब तक रोगे। कफन की क्या जरूरत है। अब लोग बोलते कफन लाओ, भाई दफनाए या जलाए, बोले कफन की क्या जरूरत है, बहाओ ऐसे नदी में, क्योंकि लोग रोज मर रहे हैं। आपको मालूम है कोरोना में क्या हुआ था, लाशें की लाशें, एक पे 2-2, एक चिता पे 2-2, 4-4 लाशें रख के जलाई गई थी, ठीक है, मतलब कौन क्या है कुछ पता ही नहीं था,
क्योंकि कोरोना का तो जो वायरस था वो ये था कि नदी में बहाने से भी वो नष्ट नहीं होने वाला। तो ये कहता है किस चीज को क्या कर्म कांड करने की जरूरत है, बहा दो नदी में, खत्म करो, बॉडी को छोड़ दो। ठीक है, इस तरीके की वहां पर रोज ही कोई ना कोई मर रहा है, कितना क्रियाक्रम किया जाए, कितना उन चीजों के बारे में सोचा जाए, छोड़ो, संवेदनाएं खत्म होने लग जाती हैं एक टाइम के बाद। किंतु अब ये कब होता था, जब सूर्योदय हो रहा है, लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कम से कम कुछ चमक तो दिख रही है, बातें सुनाई तो दे रही है, आवाज तो सुनाई दे रही है, लोगों के चेहरे पे कुछ हाव भाव आ तो रहे हैं। लेकिन सूर्यास्त होते ही, अंधेरा होते ही, जब लोग अपनी अपनी झोपड़ी में घुस जाते तो चू भी नहीं आती, आवाज ही नहीं आती थी, बिल्कुल ऐसा लगता था मानो मरघट है, शमशान घाट फैल रहा है यहाँ पर। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी, वो किसको क्या ढांढस बंधा है, अपने आप में रो रहे हैं, अपने आप में सुलग रहे हैं, अपने आप में परेशान हो रहे हैं। ठीक है, किसको अपना दर्द दिखाएं। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। मतलब कि वो किस दर्द में होंगे, वो लोग क्या होंगे, कितनी तकलीफ, मरने वाला जो है, जो बीमार है वो तो तकलीफ में है, उसके पास वाले भी कितने परेशान होते होंगे कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ उन माताओं की पीड़ा बताई गई है कि जो बच्चा तड़प रहा है, मतलब क्या है कि उस कंडीशन में वो अपने बच्चे को बेटा भी नहीं बोल पाती थी प्यार से, कि भाई मैं तेरी कोई पीड़ा, कोई दुख, तेरा तकलीफ तक नहीं ले सकती। किस तरह की माँ हूं, मतलब इतनी कंडीशन खराब। रात्रि की विभीषिका भयानकता को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार को चुनौती देती रहती थी। रात भर ढोलक हो जाता था, पहले ही बताया उसने। इसमें सिर्फ एक आवाज आती थी और वो थी पहलवान की ढोलक की। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत आधे मर गए औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में। पथ्य विहीन मतलब खाने पीने का जो हिसाब किताब रखा जाता है कि बीमारी है तो किस तरह का खाना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ठीक है, उनसे रहित जो लोग थे गांव के, उनमें वो संजीवनी शक्ति ही बढ़ती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य, स्पंदन यानी कंपन। ठीक है, अब अपने शरीर में जब खून दौड़ता है तो किसी न किसी तरह की सड़सड़ाहट, थरथराहट, भड़बड़ाहट, हड़बड़ाहट होती रहती है। ठीक है, तो कंपन होता रहता है, कहीं ना कोई चलती रहती है। तो वो जो कंपन की शक्ति थी, स्पंदन की शक्ति थी, उनसे शून्य जो स्नायु थे, जो नसें थी उनकी, उनमें भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था, ना ही महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति थी। मतलब हालांकि उस ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटा सकती थी, वो मलेरिया से बुखार आता है ना, बहुत तेज ठंड लग के बुखार आता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो और ना ही उसमें क्या था, जो महामारी फैली हुई थी उसको खत्म करने की शक्ति थी। पर इसमें कोई संदेह नहीं था कि मरते हुए प्राणियों को आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मतलब जब वो मरते थे ना लोग, तो भी उनके चेहरे पे क्या होता था कि ठीक है, चलो हम लड़के जा रहे हैं। वो डरते नहीं थे। उस आवाज को सुनकर के उनको ऐसा लगता था कि वो भी एक तरह की कुश्ती लड़ने जा रहे हैं। उनके सामने वो कुश्ती वाला सीन आ जाता था लुट्टन पहलवान के, और उनके अंदर भी एक जोश बढ़ जाता था कि हम भी इस चांद सिंह नामक महामारी को हराने जा रहे हैं। तो उन्हें मरते समय डर नहीं लगता था, वो तकलीफ नहीं होती थी। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, यानी कि इस महामारी की उसमें चपेट में आए, काल तो वही चल रहा है ना, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, जिस दिन वो महामारी की चपेट में आए, जिस दिन इस तरह की समय चक्र में वो आए, तो उन्होंने भी अपने बहुत ज्यादा पीड़ा में छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजा दो, उसी से शक्ति मिलती है, आप तो वही ताल बजा दो। चटाक चड्डा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर, उनको बोलता भी रहता था। ठीक है, जैसे वो सिखाता था उनको जिस तरीके से, तो उसने बोला कि भाई बाबा ये वाला ताल बजा दो, वो बजाता रहा और बीच बीच में उनको उत्साहित भी करता रहा। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंदन, जिनमें कोई हलचल नहीं है। ठीक है, स्पंदन, हलचल, कंपन अभी मैंने बताया कोई भी हलचल नहीं है, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। ठीक है, एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी, दर्द हो रहा होगा, भयंकर दर्द हो रहा है, प्राण ऐसे ही नहीं छूट जाते। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो उसने क्या किया, दांत से थोड़ी सी मिट्टी खाली, कच्चे घर थे इसलिए। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। जब उसने देखा कि भाई ये दोनों हिल नहीं रहे, इनमें कोई, मतलब उसको पता चल गया कि दोनों मर गए हैं, उसने कोशिश की कि वो हंस सके, कि दोनों बहादुर गिर पड़े, आखिर दोनों बहादुर चित हो गए। उस जो
महामारी का जो पहलवान है, महामारी की जो राक्षस है, महामारी नामक जो प्रतिद्वंदी है उनका, उसे हरा नहीं सका। उसने कोशिश की हंसने की। उस दिन पहलवान ने श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी, लंगोट जांघिया पहनकर ही कुश्ती लड़ते हैं ना। तो उन्होंने, श्यामानंद ने दिए कपड़ा अपने, सब वही देते थे, तो उन्होंने श्यामानंद की दी हुई, जो वृद्ध राजा था जिसकी डेथ हो गई है, उसकी रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मट्टी मलकर थोड़ी कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, हैरान रह गए, ना रोया, ना चीखा, ना चिल्लाया, कुछ भी नहीं। ठीक है, कितनों की तो हिम्मत टूट गई कि भैया हत्ते कट्टे दोनों बच्चे चले गए इसके, इसका जीवन का सहारा चला गया। ठीक है, इसने ना रोया, ना ये तड़पा, ना चिल्लाया, रात भर ढोलक पीटता रहा, सब कुछ। मतलब लोगों को हैरानी है, परेशान क्यों नहीं, दुखी क्यों नहीं दिख रहा है भाई। जब इसके साथ ऐसा हो गया तो इतना हट्टा कट्टा शरीर, लोग कहते हैं ना हट्टा कट्टा शरीर है, मतलब लड़ सकते हो, अरे बीमारी तो अंदर है, शरीर ऊपर थोड़ी लड़ रही है। ठीक है, किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की वही आवाजें, कितनों के दर, यार इनके साथ ऐसा हो गया तो फिर तो हमारे साथ तो ऐसा हो ही सकता है। तो कितनों की तो हिम्मत टूट गई उसको देख करके। लेकिन रात में फिर वही पहलवान की ढोलक की आवाज, प्रतिदिन की बातें सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई कि अपने दोनों बेटों को खोने के बावजूद भी अगर ये इस तरीके से काम कर सकता है, इसके अंदर की वो चीज अभी तक, हिम्मत अभी तक नहीं मिलती, लोगों को और ज्यादा उससे हिम्मत मिली। संतप्त यानी परेशान, जो माता पिताओं ने कहा दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है, मतलब दिल बहुत बड़ा है, उसके अंदर हिम्मत अच्छी है। 4-5 दिनों के बाद, अपने पुत्रों के मरने के 4-5 दिनों के बाद, एक रात को ढोलक की आवाज सुनाई नहीं पड़ी, सुनाई नहीं दी आवाज। ठीक है, तो क्या हो सकता है, नेचुरल सी बात है कि पहलवान भी क्या हुआ, ठीक है, ढोलक नहीं बोली, पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण, बीमार तो वो भी है, ठीक है, बीमार तो वो भी है, लेकिन एक दूसरे के घरों में जाने की, क्योंकि महामारी फैली हुई है ना, कुछ दिलेर किंतु बीमार शिशु ने प्रातःकाल जाकर देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है। चित पड़ी है यानी वो भी मुंह के बल लेटा हुआ, क्योंकि पीठ के बल पहलवानों को गिरना यानी कि वो चित हो जाना, उनका हार जाना होता है। ठीक है, तो वो भी पड़ी है। आंसू पहुंचते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, यानी पीठ के बल नहीं, पेट के बल लेटाना। पीठ के बल लेटना किसी पहलवान के लिए हार जाने जैसा होता है। ठीक है, पेट के बल सुलाना, मैं जिंदगी भर कभी चित नहीं हुआ, और इफेक्ट है। ठीक है, वो कभी नहीं हारा। पहला वो दंगल जीता था चांद सिंह से, उसके बाद उसने कई पहलवान को हराया, काला खां को हराया, और उसके बाद क्या हुआ, राजा ने उसको कभी लड़ने दिया ही नहीं, यानी वो कभी किसी से हारा ही नहीं। तो मैं कभी किसी से चित ही नहीं हुआ, तो मुझे कभी पीठ के बल नहीं लेटाना, मुझे पेट के बल ही लेटाना, और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। ठीक है, मुझे चिता पे लिटाना, क्योंकि नहीं मालूम था ना कि महामारी फैलेगी, पानी में बहाए जाएंगे लोग, या इस तरीके से चीजें होंगी। तो पहले ये था कि भाई मरूंगा तो मुझे जलाया जाएगा, तो जलाते वक्त क्या करना, पहली बात तो मुझे पीठ के बल मत लिटाना। ठीक है, दूसरी बात, जब मेरी चिता को आग लगाई जाए तो उसमें ढोलक बजा देना। और ऐसा कहकर वो शिष्य आगे नहीं बोल सका। ठीक है, बहुत ही एंड बहुत ही सैड है। हर स्टोरी अच्छी नहीं होती, हर स्टोरी अच्छी है पर हर एंडिंग अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न जो यहाँ से बनेंगे, जो यहाँ से उठेंगे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं, इसकी समरी निकालते हैं, निकाल सके तो। ठीक है, तो ये पहलवान की ढोलक, पहलवान की यहाँ पर हिम्मत, उसकी लड़ने की जो आशा है, उसकी चुनौतियों से लड़ने की जो तरीका है, उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फणीश्वरनाथ रेणु खुद ऐसे व्यक्ति थे जिनका क्या था, जीवन संघर्षों से भरा था, स्वतंत्रता संग्राम के भी लड़े, संघर्ष वहां भी किया होगा। ठीक है, तो इसलिए वो लड़ते रहे, जूझते रहे। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, साथ ही कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, इसकी व्याख्या से रिलेटेड कुछ लाइनें जो बहुत अच्छी हैं वो आपको अंडरलाइन करवाऊंगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, काम करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपसे जुड़े रहें, आपसे मिलते रहें, बिना बाधा, बेरोक टोक, अपने अंदर संजीवनी शक्ति बढ़ते रहिए हमारे वीडियो देख देख कर, ताकि आपको एग्जाम वाले पहलवान से लड़ने की हिम्मत मिले, और उसको आप क्या करें, चटाक दिड़दा, बिरजा बिरजा बिरजा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।